सबसे पहला आपका सवाल है डिफाइन स्टोलन प्रॉपर्टी। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, चोरी किया हुआ या डकैती किया हुआ या रॉबरी किया हुआ या एक्सटॉर्शन किया हुआ कोई भी सामान जो गलत इरादे से आपके पास है। जैसे मैंने कोई सामान चोरी किया, ठीक है, और मैंने वो सामान आपसे बेच दिया, अब वो आपके पोजीशन में है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। या वो चोरी का सामान मेरे घर में था तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने किसी का ईयर रिंग चोरी किया, ठीक है, और मैंने वो जेवर वाले को बेच दिया। जेवर वाले को पता है कि ये चोरी का है क्योंकि इसके पास बिल नहीं है, तो जैसे ही वो चोरी का सामान खरीदा उसके पास अगर है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी के इसमें आता है। ठीक है, देखिए अंडर भारतीय न्याय संहिता स्टोलन प्रॉपर्टी इज एनी आइटम दैट हैज बीन ऑब्टेन थ्रू थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और अदर क्राइम्स। किसी भी गलत इरादे से कोई भी सामान आपके पास आया है, चाहे वो चोरी करके आया हो, रॉबरी करके आया हो, एक्सटॉर्शन करके आया हो, चीटिंग करके आया हो, वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। ठीक है, और जिसके पोजीशन में है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका स्टोलन प्रॉपर्टी। दूसरा है व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी को इंस्टिगेट करना, उकसाना। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताया था इंस्टिगेशन के बारे में, अबेटमेंट के बारे में, कि कोई किसी को कैसे अबेट कर सकता है। मैं किसी को बोल दूंगा, जैसे दो आदमी झगड़ा कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, ठीक है, मैं वहां पहुंचा, मैं बोला अरे यार हाथापाई कर रहा, मन में सोचा, तो मैं जाके वहां पे और झगड़े को थोड़ा मजबूत किया। मैं बोला उधर जाके, ए राजू तेरे बाप को भी ये मारने आया था, तुझे नहीं पता ना, ये जाके मम्मी से पूछना, तेरी बहन पे भी हाथ उठाया था। अब वो जो दोनों हाथापाई कर रहा है उसमें जो राजू है उसको मैंने और चढ़ा दिया झाड़ पे। ठीक है, और मैंने उसको तभी एक डंडा भी दे दिया, ले इससे मार, क्या हाथापाई कर रहा है। वो इतना मतलब इंस्टिगेट हो गया कि लाठी से उसको मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं किसके लिए लायबल होऊंगा, अबेटमेंट के लिए, क्योंकि मैं उसको उकसाया, मैंने उसको इनकरेज किया और मैंने ये जानबूझ के किया। तो आप किसी को किसी क्राइम में हेल्प करते हो इंटेंशनली, या उसके कॉन्स्पिरेसी में हेल्प करते हो, या किसी को इंस्टिगेट करते हो, ये सारी चीजें कवर है आपके अबेटमेंट में। ठीक है, और सेक्शन 45 में अबेटमेंट के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है व्हाट आर द टू थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के दो थ्योरी के बारे में बताइए। नहीं, सेक्शन लिखना बहुत जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सेक्शन इसीलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है मत लिखिए। ठीक है, कंफ्यूजन है तो भी मत लिखिए। अगर आपसे क्या यहाँ पे कहीं पूछा था क्या, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज अबेटमेंट, यहाँ पे लिखा है क्या कि सेक्शन के साथ लिखा है? नहीं लिखा है, और एग्जामिनर आपसे उम्मीद भी नहीं करता है कि आप सेक्शन के साथ लिखे। 20-20 साल 30-30 साल जज बने हुए हो जाता है, वकील बने हुए हो जाता है, फिर भी उनको सेक्शन याद नहीं होता। एग्जामिनर के पास इतना दिमाग नहीं है कि बच्चे 2 महीने में कहां से सेक्शन याद करेंगे, 358 सेक्शन। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करता है एग्जामिनर सेक्शन का, तो सेक्शन आप बिल्कुल मत लिखो। याद है 100% श्योर हो तो लिख दो, तब तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर को आपके सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपको जो सवाल पूछा है जवाब आपको उसका देना है, सिंपल। सेक्शन क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर दी टू थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस का मतलब आप लोगों को पता है कि आप अगर कोई लापरवाही से कुछ करते हो, मतलब आपको कुछ लॉफुली करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है आपका, लेकिन आपने उसको वायलेट किया, तो ये क्या कहलाता है, ये नेग्लिजेंस कहलाता है। नेग्लिजेंस जब आप पढ़ोगे तो उसका दो थ्योरी है, एक थ्योरी है सब्जेक्टिव थ्योरी, दूसरा है ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, सब्जेक्टिव थ्योरी जो है वो सालमंड ने दिया था। ठीक है, सालमंड का मानना था कि कोई भी नेग्लिजेंस जब होता है ना उसमें मेंस रिया जरूरी है। सालमंड का मानना था कि कोई भी नेग्लिजेंस अगर होता है तो उसमें स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत है। ठीक है, कोई भी नेग्लिजेंस होता है तो वो दिमाग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर मेंस रिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका मानना था। मेंस रिया का मतलब जैसे मैं किसी को डिफेम कर रहा हूं, मेरा इरादा है कि मैं सुजीत को बदनाम करूं, तो मैं उसके बारे में कुछ गलत न्यूज़पेपर में बताता हूं,
तो ये मेरा इंटेंशन है, और ये डिफेमेशन जो है नेग्लिजेंस का पार्ट है। डिफेमेशन नेग्लिजेंस है एक तरीके का, ठीक है, लेकिन ये इंटेंशनली होता है। ये इसका मतलब मेरा इरादा है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं उसको बदनाम करूं। तो ये नेग्लिजेंस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव थ्योरी में आता है, ठीक है। और ये दिया किसने है? सालमंड ने। दूसरा थ्योरी है आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ये भी नेग्लिजेंस को कवर करता है। इसको दिया था फ्रेडरिक पोलॉक ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस जो है फ्रेडरिक पोलॉक ने दिया था। उसका मानना था कि नहीं भाई, मेंस रिया तो ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान का जो नेग्लिजेंस होता है उसमें एक्टस रियस भी जरूरी है। एक्टस रियस का मतलब एक्ट, आपका गलत मतलब जो होता है ना कंडक्ट, उसमें मतलब आपका कंडक्ट भी बहुत जरूरी है। तो पोलॉक ने कहा था कि कोई भी नेग्लिजेंस होता है तो उसमें उसका कंडक्ट भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैं एक वो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा ये जुहू बीच या बड़े बड़े बीच के आसपास में जो होता है वो सेफ गार्ड होता है। ये कौन बोलते हो, क्या बोलते हो उसको यार, जीवन रक्षक होता है ना, वो रेड कलर का पहन के खड़े रहते हैं उधर, ठीक है। अगर कोई डूबता है तो उसको बचाते हैं। उसका छोड़ो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्विमिंग पूल है, ठीक है। वहां पे एक स्विमर है जिसको रखा गया है कि कोई भी स्विमिंग करने आए तो आप उसको देखो, जिसको नहीं आता होगा आप सिखाओ, अगर कोई डूबे तो उसको बचाओ, ठीक है। अब वो बंदा बैठा हुआ है और एक 2-3 बच्चे आए स्विमिंग पूल में और वो नहा रहे हैं। उसका काम था कि बच्चे आए हैं तो उसको बताए, सिखाए और उस पर ध्यान रखे। वो मोबाइल में बिजी है। इसका कारण है, इसके बाद क्या होता है, वो बच्चे एक उसमें से कोई एक डूब रहा होता है और वो आदमी जो होता है जो उसको उसकी सेफ्टी के लिए होता है वो ध्यान नहीं देता, ठीक है। बच्चे को कैसे कैसे करके ये दोनों जो बच्चे हैं उसको बाहर निकाल लिए, लेकिन उसके ऊपर जो स्विमर था, जो बचाने वाला था, उसके ऊपर केस हो गया कि इसने अपने ड्यूटी में नेग्लिजेंस बरता है। तो ये नेग्लिजेंस क्या है? ये इंटेंशनली था क्या? नहीं, यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं था कि वो बच्चा डूबे, उसका कंडक्ट, उसको उसका ड्यूटी था कि वो वहां पे रहे, ठीक है। वो अब उसका काम था कि भाई वो वहां पे बच्चों की निगरानी करे, लेकिन वो मोबाइल में खोया था। उसका कंडक्ट यहाँ पे नेग्लिजेंस वाला था। तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मानना है कि कोई कंडक्ट जिसको जो करना चाहिए था अगर वो नहीं करता है तो वो कंडक्ट है, ठीक है। और अगर कंडक्ट उसका गलत है तो वो भी नेग्लिजेंस है। तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर ये आता है, और सब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर इंटेंशनल जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो वाला आता है। समझ में आया? ये थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको विस्तार से बताया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सॉरी, नोट्स में मैंने ये दिया है, मैंने ये नहीं दिया है कि उसने सालमन ने दिया था या फेडरिक पोलॉक ने, ठीक है। और अरे अच्छा सब अच्छा लगता, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि मैंने उसमें नहीं लिखा था बराबर, तो इसीलिए मैंने बता दिया। देखो सब्जेक्टिव, एस से सब्जेक्टिव तो सालमंड ने दिया था, ठीक है, इतना तो याद रहेगा। सब्जेक्टिव है तो सालमन ने दिया था, ऑब्जेक्टिव है तो पोलॉक ने दिया था, ठीक है। सब्जेक्टिव में सालमन ने कहा था कि भाई स्टेट ऑफ माइंड होना जरूरी है, मतलब मेंस रिया जरूरी है किसी भी नेग्लिजेंस के लिए। इसके उलट फेडरिक पोलॉक का मानना था कि नहीं, एक्टस रियस जरूरी है, मतलब कंडक्ट। तो ऐसा, तो बाकी कोई हार्ड नहीं है, आपको समझने का है तो आप आराम से समझ सकते हो इसको, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज गैंगरेप। गैंगरेप क्या है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी रेप को कमिट करता है किसी महिला के साथ तो वो होता है गैंगरेप, ठीक है। लेकिन वो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। मुझे पता नहीं इसमें 1 और मोर क्यों लिखा है, और आपके बेयर एक्ट में भी 1 एंड मोर लिखा है। तो जब एक आदमी करेगा तो वो गैंगरेप कैसे होगा? मेरे समझ में यही नहीं आता, जबकि बेयर एक्ट भी वही बोल रहा है। मुझे लगा कि मैंने गलत लिखा है, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने बेयर एक्ट पढ़ा था उस दिन, उसमें भी 1 एंड मोर लिखा है, लेकिन मैंने बोला कि 2 एंड मोर होगा, और 2 और मोर ही होगा, 1 एंड मोर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी महिला के साथ सेम इंटेंशन से रेप कारित करता है तो वो गैंगरेप कहलाता है, ठीक है। गैंगरेप के लिए जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 20 ईयर्स है, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। गैंग रेप को सेक्शन 70 में डिफाइन किया गया है बीएनएस के।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज वॉयरिज्म। ठीक है, वॉयरिज्म क्या है? तो वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी भी महिला को ऐसी परिस्थिति में देखना जहां पे वो उम्मीद नहीं करती है कि उसे कोई देखे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में या तो आप उसका फोटो निकालते हो, या आप उसको खुद से देखते हो, या वीडियो निकालते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऑफेंस है वॉयरिज्म का। ठीक है, अगर आपने उसके उस एक्ट को विदाउट कंसेंट देखा है, अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब मैं वो मेरे सामने ही नहा रही है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये क्या वोयरिज्म होगा? नहीं होगा, वो कंसेंट वाला है। विदाउट कंसेंट महिला से जुड़े हर अपराध में कंसेंट का महत्व बहुत ज्यादा है, हमेशा याद रखना। चाहे वो रेप हो, वोयरिज्म हो, स्टॉकिंग हो, ये असॉल्ट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, कुछ भी हो, अगर कंसेंट नहीं है तभी वो अपराध है। ठीक है, कंसेंट है तो वो अपराध नहीं है, तो ये हमेशा याद रखना। और कंसेंट वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, बाय थ्रेट, बाय इंड्यूसमेंट, किसी को धमका के कंसेंट लेना, तेरे भाई के तेरे अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो मैं तेरे भाई को उठवा लूंगा, अब लड़की मेरे साथ जा रही है तो उसको फ्री कंसेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे, हमने उसको वहां पे थ्रेट दिया है। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसा जब कोई कंसेंट बिल्कुल ना हो तब वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल आपका असॉल्ट। डिफाइन असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब क्या है? मेकिंग गेस्चर और प्रिपरेशन दैट कॉज अ पर्सन टू बिलीव दे अबाउट टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल फोर्स। किसी को धक्का दे देना, किसी का चुन्नी खींच लेना, ठीक है, किसी को स्लैप मार देना, ये सब असॉल्ट में आता है। फोर्सफुली आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर, या उसको ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर हाथ उठा दोगे या मतलब मार दोगे, ऐसा कुछ, तो वो असॉल्ट के। सॉरी, हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डिफाइंड बाइगेमी। बाइगेमी क्या है? बाइगेमी का मतलब है कि कोई भी बंदा जब एक बार लॉफुली शादी कर लेता है तो वो जब तक उसकी वाइफ लाइव है, जिंदा है, तब तक वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर एक वाइफ के रहते या एक पति के रहते, अगर आप उसके बिना कंसेंट के या कंसेंट के भी अगर वो लाइव है तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते, या तो आप डाइवोर्स दो या दूसरा शादी मत करो। अगर एक वाइफ के रहते अगर आप दूसरी शादी करते हो तो वो बाइगेमी है, और ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 82 ऑफ BNS। ठीक है, सिंपल से याद रखना, एक वाइफ के रहते लीगली शादी हुआ हो तो एक वाइफ के रहते दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। अगर किए हो तो वो बाइगेमी है, और बाइगेमी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 82 ऑफ BNS। अगला सवाल है आपका स्टेट एनी टू एक्सेप्शन टू डिफेमेशन। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा है, इसीलिए 2 एक्सेप्शन पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये 6 मार्क्स में पूछेगा तो आपसे बोल देगा 5 एक्सेप्शन बताओ। ठीक है, अगर ये 13 मार्क्स में पूछ देगा तो आपको बोलेगा कि डिफेमेशन बताओ, डिफेमेशन कितने टाइप का होता है वो बताओ, डिफेमेशन कब कब नहीं होता है वो बताओ, मतलब विस्तार से। ऐसा नहीं है कि 13 मार्क्स के लिए कोई आसमान से सवाल आता है, बिल्कुल गलत है। सवाल आपके यही से आएंगे, जैसे मैंने बताया आपको डिफाइन असॉल्ट, तो आपसे पूछा जा सकता है 6 मार्क्स के लिए भी डिफाइन असॉल्ट, और असॉल्ट कब कब नहीं माना जाएगा। तो जब आप विलफुली किसी के साथ कुछ मतलब मैं दोस्त हूँ और मेरी दोस्त जा रही है, मैं उससे पीछे से धकेल दे सकता हूँ, ये असॉल्ट नहीं होगा, मेरी दोस्त है, विद कंसेंट रहता है वो सब बराबर। तो ऐसा, तो आपको एक्सेप्शन भी पूछा जा सकता है 6 मार्क्स में, या आपसे पूछा जा सकता है कि कब कब असॉल्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, या कब कब असॉल्ट माना जाएगा। तो 6 मार्क्स में उसी सवाल को थोड़ा विस्तार से लिखना है, बाकी सवाल कुछ अलग से नहीं बनता। ठीक है, तो ये बाइगेमी पूछा गया था, मैंने बता दिया। राइटिंग छूट गया था यार। राइटिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल वायलेंस करता है, ठीक है, किसी सेम इंटेंशन से, तो उसको बोला जाता है राइटिंग।
बोलते हैं ना दंगा, दंगा हो गया। दंगा कब होता है? कोई एक आदमी घर से आके दंगा करके चला जाता है क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सब मिल के, सबका इंटेंशन एक रहता है, आज आगजनी करेंगे, गाड़ी में तोड़फोड़ करेंगे। ये सब क्या है? ये सब राइटिंग है। ठीक है। हाँ, अगला था आपका स्टेट एनी टू एक्सेप्शन टू डिफेमेशन। कब कब डिफेमेशन नहीं होगा? तो पहला है फेयर कमेंट। अगर आप किसी के ऊपर गुड फेथ में कोई कमेंट करते हो तो वो जो है डिफेमेशन के श्रेणी में नहीं आता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है। दूसरा है ट्रूथ। अगर आप किसी के संदर्भ में कुछ बातें बोल रहे हो और वो ट्रू है और जस्टिफाइड है तो वो भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। तीसरा है ओपिनियन। अगर आप किसी के बारे में कहीं पे ओपिनियन दे रहे हो अपना, ठीक है, तो वो भी डिफेमेशन नहीं होता है। चौथा है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई भी स्टेटमेंट आप जो दे रहे हो और वो स्टेटमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो जो है डिफेमेशन के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। तो ये सब जो है एक्सेप्शन होते हैं डिफेमेशन के रिगार्डिंग। डिफेमेशन दो टाइप का होता है, एक होता है स्लैंडर, एक होता है लिबल। लिबल का मतलब लिख के, एल से लिबल, एल से लिख के। स्लैंडर का मतलब होता है एस से स्लैंडर, एस से स्पीक, स्पीक का मतलब बोल के। तो जो बोल के दिया जाएगा, जो बोल के किया जाएगा वो होगा स्लैंडर डिफेमेशन। जो लिख के किया जाएगा मतलब कहीं पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर में लिख दिया, कहीं ऐसा आर्टिकल हुआ, तो ये सब जो है लिबल डिफेमेशन के अंडर कवर होता है। गॉट इट। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या है? तो डाउरी डेथ अंडर बीएनएस defined as the death of a woman within 7 years of her marriage caused by burn, bodily injury or cruelty in connection with a dowry demand। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि डाउरी डेथ तब होता है जब शादी के 7 साल के भीतर हुआ हो वो डेथ, उस महिला के बॉडी पे कहीं इंजरी हुआ हो और ये पाया जाए कि उस महिला का जो उस महिला के साथ जो है क्रुअल्टी होता था डाउरी डेथ, डाउरी के नाम पर। ठीक है, कि तेरे बाप ने पैसा नहीं दिया, तेरे बाप ने कम पैसा दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस तरीके से अगर कुछ करता है तो ये जो है डाउरी डेथ के ओर इशारा करता है, ऐसा सेक्शन 80 बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज इम्प्रिजनमेंट इन लीव ऑफ फाइन। ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट इन लीव ऑफ फाइन का मतलब क्या होता है? अगर किसी अपराध में आपको जो है फाइन लगाया गया है, ठीक है, और आप जो है फाइन नहीं भर सकते हो, ठीक है, तो फाइन जब नहीं भर सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो है आपको इम्प्रिजनमेंट होता है। इम्प्रिजनमेंट क्या दिया हुआ है? बीएनएस जब पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, अगर कोर्ट 5,000 तक का जुर्माना लगाता है, ठीक है, और वो बंदा जो है 5,000 तक नहीं भर सकता तो उसके लिए 2 महीने तक का उसको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, जेल टर्म। अगर कोर्ट ने 10,000 तक का जुर्माना लगाया है तो ऐसी परिस्थिति में उसको 4 महीने तक का सजा दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट 4 महीना ही दे। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार 10,000 कम अमाउंट है, उसके लिए 4 महीना क्या देना, 1 महीने का दे देते हैं, तो कोर्ट 1 महीने तक का दे सकता है। ठीक है, ये जो 4 मंथ है वो मैक्सिमम है। कोर्ट अगर देना चाहे तो 4 महीना तक दे सकता है। ठीक है। अबव 10 के मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अगर 10,000 से ज्यादा का जुर्माना लगा रहा है कोर्ट, तो कोर्ट उस परिस्थिति में 1 साल तक का जेल उसको सुना सकता है। 1 साल से ज्यादा नहीं सुना सकता। और कोर्ट ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट 1 साल ही लगाए, कोर्ट 15 दिन का भी लगा सकता है, 1 महीने का भी लगा सकता है। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैक्सिमम 1 ईयर तक दे सकता है, ऐसा कोर्ट के पास पावर। ठीक है। दूसरी परिस्थिति कब आती है? जब इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट ने दिया हो, ठीक है, और फाइन भी कोर्ट ने लगाया हो, दोनों चीज लगाए उसके ऊपर। ठीक है, उस परिस्थिति में वो बंदा इम्प्रिजनमेंट तो झेल सकता है लेकिन फाइन नहीं दे सकता। तो फाइन के बदले उसको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा? तो उसका 1/4 जो है उसको मिलेगा, जितना मैक्सिमम रहेगा उस अपराध के लिए। एग्जाम्पल फॉर, मैंने चोरी किया, ठीक है, चोरी का मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 साल है। एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, उस चोरी के लिए कोर्ट ने मुझे 6 साल का सजा सुनाया था और ऊपर से कोर्ट ने कहा कि तू 20,000 रुपए जुर्माना भरेगा। ठीक है, अब मैं 6 महीने तो जेल जा सकता हूं लेकिन मैं 20,000 नहीं भर सकता, मैं गरीब आदमी। ठीक है, तो मुझे
चोरी के सजा के लिए जो मैक्सिमम रहेगा उसका 1/4 मेरे सजा में जुड़ जाएगा। तो 3 साल का कितना हो गया, 3 साल का 36 महीना, ठीक है। 36 महीने को 1/4 करेंगे तो 9 महीना, 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 महीना, तो मेरे 6 महीने के सजा में 9 महीना जुड़ जाएगा, तो मेरे लिए पनिशमेंट जो हो जाएगा अब वो 15 महीने का जेल टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जब इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन हो तब 1/4 है, ठीक है। और जब सिर्फ फाइन लगाया जाए तो उस परिस्थिति में 5,000 तक है तो 2 महीना तक का सजा, 10,000 तक है तो 4 महीने तक का सजा, 10,000 तक है तो उसमें जो है आपका 1 साल तक का सजा सुनाया जा सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है? ये जो सारे सवाल हैं वो ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं और आपके जो मॉड्यूल है उसमें भी ये सारी चीजें कवर है। मैंने बताया उस दिन भी सिलेबस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी था ना फाइन के बारे में, यहाँ भी सवाल पूछा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं अगला पूछ रहा है, स्टेट एनी 2 डिफेंसेज ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या डिफेंस आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला नेग्लिजेंस के लिए जो डिफेंस है वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब है कि मैं अगर तेज चला रहा था गाड़ी, ठीक है, तो मेरी तो गलती है ही, सामने वाला गलत रास्ते से आ रहा था, उसको राइट साइड से चलना चाहिए, वो लेफ्ट साइड से आ रहा था, ठीक है। तो गलती उसकी भी है, गलती मेरा भी है, तो मैं इसका डिफेंस कोर्ट में ले सकता हूं कि यहाँ जो नुकसान हुआ है उसमें उसकी भी गलती थी, ठीक है। तो जब सामने वाला और मेरा दोनों का गलती इक्वल हो तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये डिफेंस का काम करता है। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा अनफोर्सिएबल इवेंट जो आपके बस में नहीं था, ठीक है। वो मतलब नेचुरल फोर्स था, मतलब भगवान के, जैसे मान के चलो कोई कार लगा है, अब अचानक से वो कोई पेड़ जो है आंधी में गिर गया, ठीक है। तो अब क्या आप बीएमसी पे वो केस मरोगे? नहीं, वो एक्ट ऑफ गॉड है, तूफान आया पेड़ गिर गया, जनरली वो पेड़ नहीं गिरता, इतना मजबूत पेड़ था, बराबर। तो ये जो एक्ट ऑफ गॉड है वो नेग्लिजेंस के केस में डिफेंस का काम करता है, ठीक है। तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं कार चला रहा था और अचानक से मेरा ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने का कोई आपके हाथ में कोई वो था क्या कि ब्रेक फेल ना हो? ब्रेक फेल कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर ब्रेक फेल हो गया तो आप गाड़ी तो सीधा ही चलाओगे, ऐसा तो है नहीं कि किधर भी घुमा दोगे, ठीक है। आप सीधा चला रहे थे, कोई साइकिल वाइकल से जा रहा था उसको लग गया, ठीक है। तो आप डिफेंस ले सकते हो वहां पे कि सर मेरा जो कार था उसका ब्रेक फेल हो गया था और मेरे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं था, इनएविटेबल था, उसको आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा तो इनएविटेबल एक्सीडेंट जो होता है वो भी जो है डिफेंस का काम करता है नेग्लिजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसेंट एज पर सेक्शन 28। मैंने ये कल भी बताया था आप लोगों को जब हम लोग सिचुएशनल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें क्या था, वो जो एक महिला के साथ था ना रेप वाला सीन, तो उसमें क्या सीन था अभी मुझे उसका स्टोरी नहीं याद आ रहा है, जाने दीजिए। तो उसमें क्या था कि लड़की ने कंसेंट दिया था, हाँ हाँ याद आया। वो सिचुएशन क्या था कि लड़की को जो है उसका जो कोई बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तुमको एग्जाम में अच्छे स्कोर करा दूंगा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जो है फिजिकल होती हो। तो लड़की सोची वैसे तो मैं फेल हो जाऊंगी, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ, तो ये अगर ये अच्छे स्कोर करा देगा तो अच्छी बात है। तो वो उसके साथ इंटीमेट होती है, उसको कंसेंट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लड़की ने कंसेंट दिया, वो कंसेंट फ्री विल से दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था, ठीक है। फ्री विल से कब होता है? जब लड़की सामने से बोलती कि चलो कहीं से चल के आते हैं या फिजिकल होते हैं। लेकिन लड़के ने उसको क्या किया था, उसको बोला था कि मैं आपको एग्जाम में पास करा दूंगा और टॉप करा दूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लड़की का कंसेंट जो है फ्री नहीं था। तो सेक्शन 28 यहाँ पे कंसेंट के ही बारे में ही बता रहा है कि कंसेंट कब कंसेंट माना जाएगा। तो देखिए सेक्शन 28 of BNS explain that consent must be given freely and with full understanding।
ठीक है। कंसेंट जो है हमेशा फ्री विल के साथ होना चाहिए, सामने से देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इंड्यूस किया, थ्रेट किया, कोवर्जन किया, तब आपने उसका जो है कंसेंट लिया, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और कब कब नहीं माना जाएगा, देखिए, इफ समवन एग्रीज टू समथिंग बिकॉज दे आर स्केयर्ड, मिसलीड, इंटॉक्सिकेटेड, मेंटली अनस्टेबल, देयर कंसेंट इज नॉट लीगली वैलिड। उस केस में क्या था, लड़की को मिसलीड किया गया था कि मैं तुमको पास करा दूंगा, ठीक है। और वो लड़की मिसलीड होकर उसको कंसेंट दी कि ठीक है फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो कंसेंट दिया गया था वो फ्री कंसेंट नहीं था, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 28 बोलता है कि जब फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो अपराध है। तो जब उसने उसके साथ फिजिकल हुआ तो कंसेंट नहीं था, तो वो रेप हो गया ना, बराबर। तो ये है, तो सिचुएशनल भी देखो कवर कर दिया मैंने, और सेक्शन 28 भी आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि आप थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है ब्राइबरी। व्हाट इज ब्राइबरी एज पर सेक्शन 170। सेक्शन 170 जब आप पढ़ोगे बीएनएस का, तो वहां पे बताया है ब्राइबरी के बारे में। ब्राइबरी क्या है? ब्राइबरी इज डिफाइंड अंडर बीएनएस एज द एक्ट ऑफ गिविंग और रिसीविंग समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर इन्फ्लुएंसिंग और रिवॉर्डिंग समवन्स इलेक्टोरल राइट्स, ठीक है। तो देखो, कोई बंदा है, ठीक है, जैसे आज ही की बात करता हूं मैं, दिंडोसी कोर्ट में मेरा एक वो था, ऑर्डर पास हुआ था एबीए का, ठीक है। एबीए में मेरा अलाउड हो गया था एबीए, ठीक है। तो उसका ऑर्डर कॉपी तो लेंगे ना कोर्ट से, तो ऑर्डर कॉपी लेने गया था मैं 24 तारीख को ही शाम को, तो नहीं मिला, बोला फाइल निकालना पड़ेगा फिर ऑर्डर बनेगा। 25 को गया, फाइल नहीं मिला, 26 को गया नहीं मिला, 27 को गया नहीं मिला, आज गया नहीं मिला। मुझे लग गया कि उसको जो है मतलब कुछ टिकाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही उसको साइड में बुला के 300 रुपया दिया, फटाक से वो फाइल निकाल के बना के दे दिया। देखो कितना करप्शन बढ़ गया, ये देखिए आप। उसी दिन फाइल मिल गया, और मुझे लग रहा था कि ये जो फाइल का जो लोचा है ना, वो सिर्फ पैसे का है, पैसा दूंगा वो हो जाएगा। और आज मैं गया, उसको पैसा दिया, वैसे बोलना नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पर, 300 रुपया दिया जेब में, और वो तुरंत फाइल निकाल के ऑर्डर बना के दे दिया। देखो, तो ये क्या है? ये ब्राइबरी है। आपको कुछ देने के लिए आपने कुछ लिया, ठीक है, या कुछ लेने के लिए कुछ दिया, तो ये ब्राइबरी होता है, ठीक है। इसको सेक्शन 170 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका फोर्स। डिफाइन फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है? आप किसी के ऊपर मतलब धक्का देते हो, या कोई भी ऐसा मोशन करते हो जिससे सामने वाले के मतलब एक्ट में बदलाव आए, ठीक है। जैसे कोई बैठ रहा है, मैं चेयर खींच रहा हूं, ठीक है, मैंने फोर्स का इस्तेमाल किया, वो बैठने वाला था गिर गया, उसके मोशन में चेंजेस आ गए, ठीक है। कोई जा रहा था, मैंने धक्का दे दिया, फोर्स लगाया उसके ऊपर, वो जहां खड़ा था वहां से उसका मोशन चेंज हो गया, तो ये होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स को सेक्शन 128 में डिफाइन किया गया। एग्जाम्पल भी दिया है, पुशिंग समवन इन द स्ट्रीट टू कॉज डिस्कम्फर्ट। कोई जा रहा है रास्ते में, आपने उसको धक्का लगा दिया, ये क्या है? ये फोर्स है। नेक्स्ट है आपका गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ का मैंने बताया था कि कोई भी बंदा जब किसी के प्रॉपर्टी को, वैल्यूएबल आइटम को जो है डिस्ट्रॉय करता है, या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के कारण, या रॉन्गफुल लॉस हो सामने वाले का, इस इंटेंशन से कोई काम कारित करता है, तो उसको मिसचीफ कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने किसी बस में सफर कर रहा हूं मैं, और उस बस का जो है नीचे का सीट मैं उसको फाड़ रहा हूं वो पेन से, ये क्या है? ये मिसचीफ है, ठीक है। मेरे किसी एक्ट से किसी को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, तो ये मिसचीफ होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि दो एग्जाम्पल बताइए मिसचीफ के बारे में। तो सबसे पहला है इंटेंशनल बर्निंग ए वैल्यूएबल आइटम लाइक अ डॉक्यूमेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू ओनर। किसी का कोई आधार कार्ड मिला मुझे रोड पे, मैं उसको गटर में डाल दिया, या मैं उसको जला दिया, मेरे इस वजह से किसी को तो नुकसान होगा, ये क्या है? ये मिसचीफ है। मेरे पास किसी का डॉक्यूमेंट था, मैंने उसको जला दिया, ये मेरा ड्यूटी था कि मैं उसको सर्व करूं, मैं उसको दे दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे कारण किसी को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, ये मिसचीफ है। दूसरा एग्जांपल, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इंटेंशनली।
सच एज ट्रेन ट्रैक, एयरक्राफ्ट टू डिसरप्ट ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रेन का ट्रैक है, मैं वहां पे कोई सामान जाकर रख देता हूँ, यातायात वहां का बाधित हो गया, वहां से वो हटाएगा तब तो ट्रेन चलेगा ना, तो तब तक के लिए वो बाधित हो गया, बराबर। जितने भी यात्री थे उसको नुकसान हो गया। मैं किसी बस में बैठा, ट्रेन वो सीट को जो है खुरेदना शुरू कर दिया पेन से, या उसको डैमेज करने लगा, क्या है ये? मिसचिफ है। ठीक है, तो ये हो गया दो तरीके का मिसचिफ। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे एग्जांपल फॉर, मैंने आपको जो है मैंने किसी कार वाले को या रिपेयर वाले को अपना कार दिया, ठीक है, और उसको बोला कि भाई इसको रिपेयर कर दे। उसने रिपेयर किया, लेकिन मेरे आने से पहले वो किसी को भाड़े पे दे दिया, ठीक है, कि भाई 1 घंटे में आ जाएगा ना, इसका ओनर आने वाला है। मैंने उससे 1000 रुपए लेके उसको भाड़े पे दे दिया। जब तक मैं आया तो देखता हूँ ये भाड़े पर से बंदा दूसरा गाड़ी लेके आया, उसको 1000 रुपए दे दिया। ये क्या है? उसने क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। ठीक है, तो ये होता है, और इसके लिए सेक्शन 314 में प्रोविजन बनाया गया है। देखो एग्जाम ये पढ़ भी देता हूं मैं। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर बीएनएस रेफर्स टू एक्ट ऑफ टेकिंग और यूजिंग अनदर पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, मैंने आपको दिया था रिपेयर करने के लिए, और आप जो है उसका वो जैसे मैंने किसी को घर दिया, ठीक है, मैं जा रहा था लंदन, मैंने बोला कि भाई राजू मेरे घर का देखभाली करना, मैं 2 महीने में रिटर्न आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने उसको सिर्फ देखभाली करने के लिए दिया था, वो 2 महीने के लिए रेंट पे दे दिया किसी को। ये क्या है? ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका वो प्रॉपर्टी था ही नहीं, वो कैसे किसी को भाड़े पे दे सकता है, बराबर। तो ये है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डेमिनिस नॉट क्यूरेट लेक्स। ठीक है, इसका आपको ये जो है लैटिन मैक्सिम है, इसका आपको जो है डेफिनेशन पूछ रहा है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है इंग्लिश में। तो देखिए, व्हाट इज डेमिनिस नॉट क्यूरेट लेक्स। डेमिनिस नॉन क्यूरेट लेक्स इज अ लैटिन फ्रेज दैट ट्रांसलेट टू द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। ठीक है, छोटे मोटे मैटर को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने किसी को धक्का दे दिया, ठीक है, उसको सिर्फ धक्का दिया, ना वो गिरा ना उसको चोट लगा, इसके लिए वो कोर्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, कोर्ट लेगा ही नहीं मैटर। अरे तुमको हल्का सा धक्का दे दिया, तुम ये बड़ा मैटर है। तो ट्रैफल्स मैटर का मतलब है कि छोटे मोटे मैटर को ना कोर्ट भी संज्ञान में नहीं लेता, लॉ उसको अपराध मानता ही नहीं है। ठीक है, मैंने किसी को हल्का धक्का दे दिया, कोई बैठ रहा था मैंने चेयर खींच दिया, अगर उसको चोट नहीं लगता है तो वो अपराध नहीं है। तो ट्रिपल्स मैटर को जो है ना लॉ वो कंसर्न नहीं करता। ठीक है, तो यही मतलब होता है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स का। नेक्स्ट है आपका डिफाइन किडनैपिंग। किडनैपिंग से पहले एक चीज और बता दूं आपको, अभी याद आ गया मुझे। देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये सवाल शायद एक बार पूछा भी है, बार बार नहीं पूछा है लेकिन मुझे अभी याद आ गया, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है। एग्जाम्पल फॉर, सबसे पहला है क्रिमिनल जस्टिस का प्रिंसिपल, इसको कार्डिनल प्रिंसिपल बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, इसका मतलब क्या है? एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर वो बंदा निर्दोष है, शरीफ है, जब तक उसके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता। ये क्रिमिनल जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये मानता है कि कोई भी बंदा जो केस इनिशिएट करता है
बर्डन उसके ऊपर रहेगा कि वो सामने वाले को अपराधी क्यों बता रहा है। ठीक है, अब मान के चलो कोई विक्टिम है, रेप विक्टिम है, तो वो लड़का नहीं बोलेगा कि मैंने रेप नहीं किया है। उस लड़की के एडवोकेट को, विच इज नोन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको साबित करना पड़ेगा कि उस लड़की के साथ रेप उसी लड़के ने किया है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, मतलब विक्टिम पक्ष जो भी केस इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस का, नो क्राइम विदाउट लॉ एंड नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपराध आप करते हो, अगर उसका प्रोविजन किसी लॉ में नहीं है तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, अगर कोई आप काम करते हो, मान के चलो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अब ये किसी भी लॉ में नहीं डिस्क्राइब है कि थप्पड़ मारने का क्या सजा है। ठीक है, तो वो अपराध नहीं है। और अगर उस अपराध के लिए किसी भी लॉ में पनिशमेंट नहीं है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तीसरा प्रिंसिपल यह है कि जब तक कोई अपराध किसी लेजिस्लेशन में नहीं है तो वो अपराध नहीं है, जब तक कोई अपराध का पनिशमेंट किसी लॉ में नहीं है तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर? ये तीन प्रिंसिपल क्रिमिनल जस्टिस का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता दिया, हो सकता है पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्या, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट, दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, और तीसरा नो क्राइम विदाउट एनी लॉ, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। मतलब जब तक कोई लेजिस्लेशन या कोई लॉ किसी अपराध को परिभाषित नहीं किया हो तब तक वो अपराध अपराध नहीं है, और जब तक उस अपराध के लिए कोई पनिशमेंट ना हो लॉ में तब तक उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। समझ गया? समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा आप लोगों का लेक्चर कल भी रहेगा। ठीक है, 10 बजे से कल रहेगा, क्योंकि मेरा कल 6 सेमेस्टर का एग्जाम है ना, तो उनका नहीं लूंगा, तो आप लोगों का ही लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, किधर गया, डिफाइन किडनैपिंग। ठीक है, तो किडनैपिंग का मतलब है कि किसी भी बंदे को कहीं से आप डिटेन करते हो, उठाते हो विदाउट उनके विल। ठीक है, मतलब किसी भी बंदे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो उनके कंसेंट के बगैर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है किडनैपिंग। सेक्शन 137 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिमूविंग और डिटेनिंग ए पर्सन अगेंस्ट देयर विल, किसी बंदे को कहीं से रिमूव कर रहे हो, वहां से उठा रहे हो, या किसी बंदे को कहीं डिटेन करके रख रहे हो, ठीक है, उसके कंसेंट के बगैर, उसके विल के बगैर, तो वो बोला जाता है किडनैपिंग। और ये फोर्सफुल होना चाहिए और डिसेप्शन होना चाहिए उसमें, तो ये जो है किडनैपिंग में आएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 5 एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 101, मतलब मर्डर। सेक्शन 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कब कब कोई मर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके एक्सेप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, और कितने एक्सेप्शन पूछ रहा है, 5। 5 का मतलब ये 6 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहला प्रोवोकेशन। अगर सडन प्रोवोकेशन हुआ है, मान के चलिए मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, और कोई बंदा मुझे रोक के और माँ बहन का गाली दे रहा है, ठीक है, और बहुत अभद्र अभद्र गाली दे रहा है, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको बहुत जोर से चमाट मार दिया, ठीक है, या मेरे सामने पत्थर था मैंने उसको मार दिया, उसने उकसाया मुझे, मैं तो शांति से जा रहा था, मेरे को क्या मतलब है उससे। तो अगर मुझे कोई सडन प्रोवोकेशन दे रहा है और उस प्रोवोकेशन में आके अगर मैं किसी को मारता हूं तो वो मर्डर नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 14 से 44 तक था ना, एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन, उसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा है सडन फाइट, अचानक से हमने फाइट किया, ठीक है, मैं जा रहा था वो आ रहा था, हम दोनों में बाताबाती हुआ, दोनों में फाइटा फाइटी हुआ, और अब पता चला कि मैंने जोर से फाइट मार दिया, वो वहीं पे मर गया। ये क्या है, ये सडन फाइट है। सडन फाइट में कोई प्रीमीडिएशन नहीं होता।
मुझे क्या मालूम था कि भाई वो मेरे को मारने आएगा तो मैं मारूंगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम दोनों जा रहे थे आपस में, अचानक से भी गाड़ी वाड़ी सट गया होगा, हम दोनों में बाता-बाती हुआ, गाली गलौज हुआ, फाइटिंग शुरू हुआ और मैंने जोर से मारा, वो मर गया। मर्डर के लिए क्या जरूरी है? प्रीमीडिएशन, मतलब मैं पहले से तैयारी करके आऊं कि मुझे उसको मारना है, ठीक है, तब वो मर्डर होता है। अगर सडन फाइट हुआ और तब ऐसा कुछ अपराध होता है तो वो मर्डर नहीं होता, ये याद रखिएगा। तीसरा है सेल्फ डिफेंस। अगर आपने किसी को मार दिया लेकिन सेल्फ डिफेंस में मारा, वो आ रहा था बंदूक से आपको मारने के लिए, वो ट्रिगर पे उंगली रखा, आपके सर पे डाला, जैसे ही वो ट्रिगर दबा रहा था आपने चाकू लिया, 4-5 बार घुमा दिया, वो वहीं गिर गया। ये क्या है? सेल्फ डिफेंस में आपने मारा। अगर आप नहीं चाकू घुमाते उसके बॉडी पे तो आपको ट्रिगर दबा के वहीं खलास कर देता, ठीक है। तो ये भी सेल्फ डिफेंस जो है वो एक्सेप्शन के अंदर आता है। चौथा है पब्लिक ड्यूटी। कोई पब्लिक सर्वेंट है, आतंकवादी आया, ठीक है, या कुछ ऐसे एक गुंडा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वह हाथ में गन लेके पब्लिक प्लेस में गोली चला रहा है, 1-2 को मार भी दिया, ठीक है। वहां पे इंस्पेक्टर पहुंचा, वो देख रहा है अगर उसको नहीं मारेगा तो वो बहुत सारों को मार देगा, फटाक से बंदूक उठाता है, उसको ठोक देता है, वो वहीं पे ढेर। ये क्या है? मर्डर है? नहीं है, वो अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते समय अगर किसी की जान जाती है तो वो मर्डर नहीं होता। नेक्स्ट है कंसेंट। डिसीज्ड वाज कंसेंटेड टू द रिस्क ऑफ डेथ। एग्जाम्पल फॉर, आप हॉस्पिटल में गए सर्जरी कराने, ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया कि हाँ भाई ऑपरेशन के दरमियान अगर कोई हादसा होता है या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और उनकी जान जाती है तो इसके लिए आप लायबल नहीं होगे। ये हर डॉक्टर जो है, हर हॉस्पिटल करवा लेता है। तो अगर आपने उस पे ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो आपने कंसेंट दे दिया। अब अगर वो मरता है डॉक्टर के ऑपरेशन से तो ये मर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंसेंट दे दिया गया था और जैसे ही आप कंसेंट दे देते हो तो ये जनरल एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका डिफाइन डकैती। डकैती का मतलब क्या है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कोई रॉबरी करता है तो वो जो है डकैती कहलाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। डकैती में 5 या 5 से ज्यादा आदमी होना चाहिए और सबका जो इंटेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई रॉबरी किया जाता है जिसमें 5 से ज्यादा आदमी सहायक है तो वो डकैती कहलाता है। सेक्शन 309 में इसके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। Deterrent theory of punishment signifies the idea that the primary purpose of punishing a criminal is to discourage them and others in society from committing similar crimes by instilling fear through the threat of the severe पेनल्टी, ठीक है। डिटरेंट थ्योरी का एक होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, एक होता है डिटरेंट थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब है कि भाई किसी को जो है पनिशमेंट दो, अगर उसको लगता है कि वो रिफॉर्म हो सकता है तो उसको कम से कम सजा दो और उसको ओपन जेल में रखो, ठीक है, ताकि उसको और बिगड़ने का मौका ना मिले। डिटरेंट थ्योरी का मतलब है कि भाई जिसने अपराध किया है उसको सजा दो, जो भी लॉ में है। और एक और थ्योरी होता है जिसमें बोलता है आई टू आई, मतलब किसी ने आंख फोड़ा तो उसको आंख फोड़ दो, ऐसा भी थ्योरी है। तो 2-3 थ्योरी है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो बारीकी से गूगल पे जाना और उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। इसमें डिटरेंट थ्योरी बोलता है कि भाई किसी ने कोई अपराध किया है तो आप उसको पनिशमेंट दीजिए जो लॉ में है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप का मतलब होता है कि कस्टडी में अगर कोई महिला है और उसके साथ अगर कोई अथॉरिटी रेप करता है, जैसे जेल में कोई महिला है उसके साथ रेप होगा तो क्या होगा? वो कस्टोडियल रेप होगा, ठीक है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है BNSK, ठीक है। यहां तक में किसी को डाउट है? ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग, क्योंकि मेरा 10 बजे से 6 सेमेस्टर का भी वो लेक्चर है, उनका भी कल एग्जाम है, इसीलिए रखना पड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट एनी 2 पर्सन हु वुड बी पब्लिक सर्वेंट एज पर BNS, ठीक है।
भारतीय न्याय संहिता के अंदर पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन कवर किए गए हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट के अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस, ठीक है, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, ये सारे पब्लिक सर्वेंट के अंदर कवर किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू BNS, ए पब्लिक सर्वेंट इज अ पर्सन हु अपॉइंटेड थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सच एज जजेस, मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री ऑफिसर्स। 27 नंबर, व्हाट इज एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन? तो जिस कोर्ट का एक होता है ना, मतलब हर कोर्ट का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। जिस कोर्ट का मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन होता है, मैरीटाइम का मतलब जिस कोर्ट का समंदर में अगर कोई अपराध होता है, कोई शिप में कोई अपराध होता है, ठीक है, कोई क्राइम होता है, तो उसको देखने का भी किसी कोर्ट को तो पावर होगा ना, ठीक है। तो जिस कोर्ट को मैरीटाइम केसेस देखने का पावर मिला है हमारे इंडिया में, उस कोर्ट को एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, ठीक है, उस जुरिस्डिक्शन को। नेक्स्ट है 28, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, ठीक है, सेक्शन 171 में डिफाइन किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right commit the offense of undue influence। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी को प्रभावित करना, अपने प्रभाव में लाना, ठीक है। कोई वोटर है, मैं उसको कुछ पैसे दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे वोट देना, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। कोई वोटर है, बोल रहा हूँ अगर तू मेरे को नहीं जिताएगा ना, तो जो भी सरकारी वो आएगा, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, मैं तुमको उसमें से कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है और ये एक अपराध है, ठीक है, अंडर सेक्शन 171। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज टू इंस्टांसेस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको कि जब किसी का हड्डी टूट जाए, नाक टूट जाए, बॉडी का कोई स्ट्रक्चर इधर से उधर हो जाए, ठीक है, दांत टूट जाए, ठीक है, या कोई किसी के कान पे इतना जोर से मारा कि कान से वो उसने सुनना बंद कर दिया हो, ठीक है, तो बॉडी का कोई जो पार्ट है ना वो मतलब डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, तो सबसे मेन होता है ग्रीवियस हर्ट का वही, ठीक है। बाकी इधर पढ़ते हैं हम। पहला है परमानेंट लॉस ऑफ साइट्स और हियरिंग, ठीक है, आपने ऐसा चोट लगा आपको जिससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई या आप कान से बहरे हो गए, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ग्रीवियस हर्ट। दूसरा है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, ठीक है, आपके जो दांत है वो टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, या आपका कोई बोन है हाथ का, पांव का, वो डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो ये माना जाएगा अगर ऐसे कुछ हुआ है तो वो ग्रीवियस हर्ट में कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। असेंबली जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है लॉफुल, एक होता है अनलॉफुल। लॉफुल का मतलब है कि भाई आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके शांतिपूर्ण जो है आप असेंबली कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट से कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया है, पब्लिक डिस्टर्बेंस के इरादे से, कोई क्राइम करने के इरादे से आप 5 से 10 लोग जो है मिलके वो क्या बोलते हैं नारेबाजी कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो लॉफुल नहीं है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 189 में इसके बारे में प्रावधान बताया गया है, मैं पढ़ देता हूँ। इन द BNS, अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड एज एन अनलॉफुल असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल, ठीक है, हु हैव अ कॉमन गोल टू कमिट अ क्राइम और कॉज पब्लिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो वो होता है आपका अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट है आपका 31, स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है, आपको इससे पहले ये भी बताया था मैंने कि किसी भी क्राइम को करने के लिए क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टेजेस। हमेशा याद रखना, स्टेजेस अलग चीज है, एलिमेंट अलग चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजेस पूछ रहा है, तो सबसे पहला जो है, हाँ, सबसे पहले जो है उसका इंटेंशन होना चाहिए किसी को मारने का, ठीक है। फिर दूसरा है प्रिपरेशन, ठीक है,
अगर उसका इंटेंशन है किसी को मारने का तो उसके बाद वो तैयारी करेगा कि उसको मारना कैसे है, ठीक है। अब तैयारी करने के बाद वो कोशिश करेगा कि उस पे हमला कर दें, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। फर्स्ट है इंटेंशन, सेकंड है प्रिपरेशन और थर्ड है अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक तीनों कमिट हो गया। अब जैसे ही अटेम्प्ट किया या तो वो मर जाएगा या तो वो बच जाएगा, ठीक है। अगर वो बंदा मर जाता है तो फोर्थ स्टेज आपने कंप्लीट कर दिए। फोर्थ स्टेज को बोला जाता है कंप्लीशन या अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। मतलब आपने जो अपराध करने का सोचा था वो अपराध आपने कारित कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो ये चारों स्टेजेस फुलफिल होने के बाद ही वो अपराध माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध है जो प्रिपरेशन लेवल पर भी अपराध ही होता है वो, ठीक है। जैसे आपका रॉबरी है, डकैती है, ठीक है। ये सब जो अपराध है वो प्रिपरेशन स्टेज पर भी अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको उसके लिए 10 साल तक का पनिशमेंट है, ठीक है। वैसे सवाल नहीं बनेगा ऐसा सवाल कि किस अपराध में प्रिपरेशन के आधार पर पनिशमेंट होता है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। सारे ऑफेंस जो होते हैं वो कंप्लीशन के बाद ही अपराध होता है, ठीक है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो अटेम्प्ट पे भी अपराध है और कुछ ऐसे अपराध है जो प्रिपरेशन पर भी अपराध हो जाता है। जैसे डकैती, रबरी प्रिपरेशन पे है। अटेम्प्ट का मतलब किसी का मर्डर आप करने गए तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, बराबर। और बहुत सारे अपराध हैं जिसका कमीशन होने के बाद ही वो अपराध माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं, अगर आपसे पूछा जाए और पूछा ही जाएगा 99%, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका डिफाइन डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। मानहानि का मतलब किसी के रेप्यूटेशन को आप हार्म करने जैसा कुछ ऐसे शब्द बोलते हो या लिख के बताते हो या साइन फॉर्म में देते हो तो वो डिफेमेशन कहलाता है। सेक्शन 356 में डिफेमेशन को बताया गया है आपके बीएनएस में, ठीक है। डिफेमेशन इज द एक्ट ऑफ हार्मिंग समवन रेप्यूटेशन थ्रू वर्ड्स, साइन एंड एक्शन, ठीक है। डिफेमेशन जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्लैंडर और एक लिबल, ठीक है। मेकिंग a statement in public intended to harm someone's reputation with false allegation is a case of defamation। ये दूसरे टाइप का मतलब ये है डेफिनेशन, ठीक है। तो डिफेमेशन यही होता है। डिफेमेशन के अगर आपसे एक्सेप्शन पूछे जाए तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसने गुड फेथ में दिया है तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर उसने सच बोला है तो डिफेमेशन नहीं होगा। अगर वो किसी कोर्ट प्रोसीडिंग का दिया था मतलब पब्लिश किया है तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा। इसके बाद अगला है एक्सप्लेन हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग हमने कल परसों में भी किया था। हाउस ब्रेकिंग का मतलब है कि किसी के भी घर में आप एंटर करते हो या एग्जिट करते हो, ठीक है। तो उसके घर का मतलब अनलॉफुल फोर्स का इस्तेमाल करके आप उसके घर में घुसते हो, चाहे खिड़की से, दरवाजे से, जैसे भी, तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस सिट रिया। एक आध मैगजीम आपसे पूछा ही जाएगा जो कि बीएनएस में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका एक्सप्लेन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस सिट रिया। इसका ये जो है एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी, ठीक है। कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं माना जाएगा या कोई भी बंदा तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक नहीं रहा हो, ठीक है। मेरे मन में किसी को मारने का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। मेरा कभी इरादा ही नहीं था कि मैं किसी को मारूं, ठीक है। और गलती से अगर किसी को चोट लग जाता है तो क्या मैं अपराधी हो जाऊंगा उस चोट के लिए? नहीं। किसी जैसे हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्या बोलते हैं इंटेंशन नहीं है, ठीक है, और नेग्लिजेंटली किसी को लग गया और वो मर गया तो मर्डर के लिए आप लायबल हो नहीं, ठीक है। वो नेग्लिजेंस में जाएगा या अगर आपके पास डिफेंस है कि वो कैसे हो गया तो आप फिर एक्सेप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका मैक्सिम है वो क्लियरली बोलता है कि कोई भी एक्ट तब तक गिल्टी एक्ट नहीं होगा जब तक उसमें इंसान का जो है स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी ना हो, ठीक है।
It states that a person cannot be held responsible for a crime unless they had the intention to commit it. ठीक है, किसी भी इंसान को तब तक आप जिम्मेदार उस अपराध के लिए नहीं मानोगे जब तक उस अपराध को कारित करने के लिए उसका इंटेंशन क्लियर ना हो। ठीक है, आपको पता होगा किसी भी क्राइम को करने के लिए एक्टस रिया प्लस मेंस रिया होना चाहिए। ठीक है, एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट, गलत रॉन्गफुल एक्ट, और मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। ठीक है, तो जब तक आपके दिमाग में कोई खिचड़ी ना पके और बाहर आप कोई एक्ट ना करो तब तक वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका डिफाइन रॉबरी। ठीक है, तो रॉबरी का मैंने बताया था कोई भी थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। ठीक है, अगर आपने उसमें इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ का है या इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट का फियर है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका रॉबरी। ठीक है, सेक्शन 309 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हु इज अ ठग। ठीक है, तो वो बंदा ठग होता है जो हैबिचुअली रॉबरी करता हो या चाइल्ड स्टीलिंग करता हो। ठीक है, और कभी कभी किसी के रॉबरी करते समय या चाइल्ड स्टीलिंग करते समय उसने किसी की हत्या भी कर दी हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बंदा हैबिचुअल है तो उसको ठग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइन मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड। आपके जब कोई भी अपराध कारित कब होता है, या तो बाय नेग्लिजेंट होता है या तो आपने जानबूझ के किया है। नेग्लिजेंटली किया है तो इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन अपराध करने का नहीं था, बराबर। अगर आपने बाय नेग्लिजेंट अपराध नहीं किया, आपने जानबूझ के किया है, तो जानबूझ के किया है इसका मतलब आपके पास आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, तो मेंटल स्टेट जो है आपका उस अपराध को करने के लिए रेडी था, बराबर। तो गिल्टी माइंड इसी को बोला जाता है। इसको ये लैटिन वर्ड है ये मेंसरिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। ठीक है, तो किसी भी अपराध को कारित करने के लिए मेंसरिया एसेंशियल है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड किडनैपिंग फ्रॉम अनलॉफुल गार्डियनशिप। तो कोई 18 साल से कम का बच्चा है या कोई मेंटल इलनेस बच्चा है या डिसेबल बच्चा है तो उसका लीगल गार्डियन माँ बाप होते हैं, बराबर। अगर उनके माँ बाप से बिना पूछे अगर आप उस बच्चे को उठाते हो या कहीं लेके जाते हो, भले उसने कंसेंट दे दिया हो, फिर भी वो क्या कहलाएगा, किडनैपिंग कहलाएगा। किडनैपिंग फ्रॉम अनलॉफुल गार्डियनशिप। सेक्शन 137 में इसके बारे में प्रोविजन बताया गया है। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड डॉक्यूमेंट अंडर बीएनएस। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे एक्सप्रेसली कुछ। हेलो, देखो किडनैपिंग यहाँ पे सवाल पूछा है, डिफाइन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, हाँ, तो लॉफुल गार्डियनशिप कब होता है, जब कोई बच्चा हो या मेंटल इलनेस बच्चा हो, ठीक है, या कोई ऐसा आदमी हो जो डिसेबल है। तो डिसेबल रहता है तो वो माँ बाप पे डिपेंड रहता है। ठीक है, कोई बच्चा है 18 साल से नीचे का तो वो माँ बाप पे डिपेंड रहता है। जो डिपेंडेड है, ठीक है, और उस डिपेंडेबल पेरेंट से आपने पूछा नहीं कि मैं आपके बच्चे को कहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आपने बिना उनके परमिशन के उसको कहीं लेके गए, भले उस बच्चे ने कंसेंट दे दिया हो, फिर भी वो किडनैपिंग ही कहलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड डॉक्यूमेंट अंडर बीएनएस। ठीक है, तो डिफाइंड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पेपर लेमैन लैंग्वेज में जिसपे कुछ लेटर्स लिखे हो, फिगर्स हो, मार्क्स हो, ठीक है, या कोई ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ एविडेंस दे सको। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी में सबसे पहला है प्रोपोर्शनैलिटी। द हार्म कॉज्ड बाय द एक्ट मस्ट लेस देन द हार्म प्रिवेंटेड। ठीक है, आप कोई बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म किए हो, यह आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई ये
छोटा ये हार्म को बचाने के लिए बड़ा हार्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ये बताना पड़ेगा कि सर मैं देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश किया तो ये हो पाया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक तरफ कार चला रहा हूँ, ब्रेक फेल हो गया, एक तरफ बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे, और एक तरफ बकरी पानी पी रहा है। ठीक है, अगर मैं सीधे जाने दूं तो बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे, तो मैंने गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ लिया, तो बकरी को चोट लग गया या जो भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर बकरी को चोट लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बचाने के चक्कर में ये बकरी को चोट आया है। तो ये क्या है, ये नेसेसिटी था वहां पे कि मैं ऐसा करूं। ठीक है, दूसरा है आपका गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा नेसेसिटी हमेशा याद रखना एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि भाई आप बड़े हार्म को रोकने के लिए आपने कोई अपराध किया है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर आप छोटा हार्म किए हो और वो गुड फेथ में है तो वो नेसेसिटी माना जाता है। एग्जाम्पल फॉर अभी मैंने बताया था कि बहुत सारा घर एक लाइन से है और एक घर में आग लग गया। अब मुझे पता है कि मैं दूसरा घर अगर वहां पे डिमोलिश कर दूं तो ये आग आगे नहीं फैल पाएगा। तो ये मैंने क्या किया, को रोकने के लिए 10-12 घर जलने के बजाय मैंने सोचा कि एक घर को गिरा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दूसरा घर गिरा दिया। तो यहाँ पे ये क्या था, ये नेसेसिटी था और मैंने गुड फेथ में ये काम किए हैं। ठीक है, तीसरा है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इफ देयर आर लेस हार्मफुल ऑल्टरनेटिव द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, आपके पास जब कोई हार्म लेस हार्मफुल ये है ना ऑल्टरनेटिव है, तो फिर आप जो है उसका जो है ये क्या बोलते हैं नेसेसिटी के तौर पर नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी मैंने बहुत बड़ा अपराध बताया था कि कार जा रहा है, बराबर। ऐसे केस में ऐसा लगता है जैसे मान के चलो कोई मैं जा रहा था और मेरे पास ऑप्शन था कि यहाँ पे सिर्फ छोटा छोटा ही हार्म हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप नेसेसिटी का ये नहीं ले सकते। ठीक है, आपको पता था कि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है आपके पास और दोनों छोटे मोटे अपराध का ही है, तो वहां पे आपको ये नेसेसिटी नहीं मिलेगा। नेसेसिटी वहां मिलेगा जहां पे बहुत बड़े हार्म को आपने रोकने की कोशिश करी थी। ठीक है, और वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन था कि यहाँ पे छोटा अपराध हो सकता था, लेस हार्मफुल आपके पास ये ऑल्टरनेटिव था, तो फिर आप ये नेसेसिटी नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब है किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना या उसका फेक बनाना। ठीक है, या उसके ऊपर किसी का फेक सिग्नेचर करके काम चलाना। ठीक है, तो ये होता है फॉर्जरी। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी। नेसेसिटी का मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था। नेसेसिटी का मतलब है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और वहां पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि बड़े अपराध को रोकने के लिए आपको ये अपराध करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्रेटर हार्म, अगर आपने कोई छोटे मोटे हार्म कारित किए हैं तो ये नेसेसिटी के अंदर फॉल होगा और आपको फिर उसके लिए कम से कम सजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड 3 डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग में पहला क्या है कि सिविल रॉन्ग जो है प्राइवेट डिस्प्यूट होता है और वो इंडिविजुअल के बीच में होता है। ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होता है। ठीक है, सिविल रॉन्ग में क्या होगा, इंजर्ड पार्टी प्लेंटिफ कहलाता है। ठीक है, हु इनिशिएट द सूट अगेंस्ट द एलिज्ड रॉन्ग डूअर। ठीक है, सिविल रॉन्ग में जो पार्टी होती है एग्रीव्ड या इंजर्ड उसको प्लेंटिफ कहा जाता है और वही जो है सूट इनिशिएट करता है रॉन्ग डूअर के खिलाफ, मतलब जिसने भी उसके साथ गलत किया है उसके खिलाफ। क्रिमिनल में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो केस लेके आता है किसके खिलाफ, अक्यूज्ड के खिलाफ। ठीक है, और इसमें जो केस इनिशिएट करता है उसको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिविल रॉन्ग में, सिविल रॉन्ग एम्स टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। ठीक है, इंजर्ड पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है सिविल में। ठीक है, जबकि क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल केस का एम है कि भाई जो भी ऑफेंडर है उसको आप पनिश करें ताकि वो भविष्य में कोई अपराध न करे। ठीक है,
सिविल रॉन्ग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिफेमेशन हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिमिनल रॉन्ग में क्या हो सकता है? थेफ्ट है, रॉबरी है, रेप है, मर्डर है, ये सब सारा क्रिमिनल रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेट वेरियस ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज। शादी से जुड़े हुए अपराध कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है आपका शादी से जुड़ा अपराध बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब मैरिंग अगेन वाइल स्टिल मैरिड। जब आप शादीशुदा हो पहले से, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना उनको डाइवोर्स दिए। ये सेक्शन 82 में डिफाइन किया गया है। दूसरा अपराध क्या है शादी से जुड़ा? अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद मैरिड वुमेन विदाउट हर हस्बैंड कंसेंट। ठीक है, जब कोई भी बंदा शादीशुदा है, ठीक है, और वो किसी और महिला के साथ जो कि शादीशुदा है, उससे अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो ये माना जाता है कि उसने ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री किया है। ठीक है, तीसरा है शादी से जुड़ा हुआ अपराध क्रुअल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। ठीक है, कोई भी महिला है जो शादीशुदा है, अगर उसकी सास ताना देती है या उसका हस्बैंड ताना देता है कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, या तुझे खाना अच्छे से बनाने नहीं आता है, या तू मेरे माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करती है, मेंटली या फिजिकली किसी भी तरीके से आप महिला का जो है, महिला के साथ आप टॉर्चर करते हो, तो ये क्रुअल्टी कहलाता है और सेक्शन 85 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शादी से जुड़ा हुआ डाउरी डेथ। डाउरी डेथ सेक्शन 80 में बताया गया है। डाउरी डेथ का मतलब कोई भी महिला जो शादीशुदा है और अगर शादी के 7 साल के भीतर वो मरती हैं, उसके बॉडी पे कहीं पे इंजरी का निशान है, ठीक है, और ये पाया जाता है कि उसने उसके साथ डाउरी का डिमांड किया गया था, तो ये माना जाएगा कि वो जो डेथ हुआ है वो डाउरी डेथ है। ठीक है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका शादी से जुड़ा हुआ अपराध फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर किसी महिला के साथ आप झूठा वादा करते हो कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और उससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, तो ये सेक्शन 69 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस। बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन कौन से अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है? तो बीएनएस के अंदर 6 तरीके का प्रावधान है पनिशमेंट का। ठीक है, सबसे पहला है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी कब दिया जाता है? हम देखो, अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको। डेथ पेनल्टी कब दिया जाता है? डेथ पेनल्टी तब दिया जाता है जब कोई भी अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर के डॉक्ट्रिन को फुलफिल करता हो। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या होता है? तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है आपका बच्चन सिंह के केस से आया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अपराध के लिए हम डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हर अपराध के लिए अगर हम डेथ पेनल्टी देने लगे, तो फिर हम ब्रिटिश एरा, मुगल एरा में जो फर्क था, हम इस जब मॉडर्न एरा में फर्क ही नहीं बना पाएंगे। फिर उस समय पे भी लोगों को लटका दिया जाता था, अभी भी हम लोगों को लटका रहे हैं, तो फर्क क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल बनाया रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का, और उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी बंदे को डेथ पेनल्टी देना है तो आपको उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का जो है मापदंड लेना पड़ेगा। उसमें क्या क्या है? 2 प्रिंसिपल है, एक है एग्रावेटिव फैक्टर, दूसरा है मिटिगेटिंग फैक्टर। ठीक है, एग्रावेटिंग फैक्टर होता है, उसमें ये माना जाता है कि भाई वो जो अपराध हुआ है वो किस परिस्थिति में किया गया है। ठीक है, उस अपराध का नेचर क्या था, ठीक है, उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। मिटिगेटिंग का मतलब क्या है? मिटिगेटिंग में ये होता है कि भाई उस अपराधी के सुधरने का कोई चांस है या नहीं है, उसमें रिफॉर्म आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसने जो अपराध किया वो किस परिस्थिति में किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा, और तब अगर आपको लगता है कि नहीं ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को फुलफिल कर रहा है, तब आप उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में हमारे बीएनएस में सिर्फ 2 ही सेक्शन है जिसमें आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। एक सेक्शन ये है जिसमें आप 16 साल से कम के लड़की के साथ अगर आप रेप करते हो
तो उसमें आप डेथ पेनल्टी आपको मिलेगा। और अगर आप 14-16 साल से नीचे की लड़की के साथ गैंग रेप करते हो तो उसमें आपको डेथ पेनल्टी मिलेगा। ठीक है, बाकी बीएनएस के किसी भी प्रावधान में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हर अपराध में दिया जाता है जो हीनियस है। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजन तो रहता ही है। आप साधारण सा रेप उठा लो जो 18 साल से ऊपर की महिला के साथ है, उसमें भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आप मर्डर देख लो, उसमें भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, आप एसिड अटैक देख लो या आप गैंग रेप देख लो। ठीक है, जो 18 साल से ऊपर की महिला के साथ होता है। ठीक है, डाउरी डेथ देख लो, इस सब में आपका जो है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल टर्म होता है। इसमें दो होता है, एक सिंपल होता है, एक रिगरस। सिंपल उस अपराध में दिया जाता है जो लेस हीनियस हो। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफेंडर हो, फर्स्ट टाइम, उसको सिंपल दिया जाता है। सिंपल का मतलब जेल में रहो, मस्त खाओ पियो सो जाओ। रिगरस का मतलब है कि भाई आपको सुबह में उठना है, काम करना है भर दिन, फिर शाम को खाना खा के सो जाना है। मतलब आपसे काम करवाया जाएगा। रिगरस का मतलब होता है सश्रम। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट हो गया तीसरा। चौथा है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कुर्की जब्ती, आपके प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। ये कब किया जाता है तो इसके भी मैं आपको बताता हूं। जब मान के चलो किसी कोर्ट ने किसी अपराध में किसी अपराधी को वारंट इशू किया। ठीक है, अब वो अपराधी नहीं मिल रहा है तो कोर्ट ने दूसरा समन इशू किया, नहीं मिल रहा है, कोर्ट ने उसको जो है क्या बोलते हैं यार, जो वांटेड घोषित कर दिया कोर्ट ने कि भाई इसकी जरूरत है, फिर भी नहीं मिल रहा है वो, बराबर, तो कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को सील कर देता है। ठीक है, तो वही होता है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका फाइन। फाइन का मतलब फाइन, पैसा जो भी इम्प्रिजन ये क्या बोलते हैं यार, मॉनेटरी जो अमाउंट आपसे लिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको बोला जाता है फाइन। तो जितने भी अपराध हैं उसमें 99% आपको फाइन भरना ही होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा छठा कम्युनिटी सर्विस। ये आईपीसी में आपका नहीं था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसे दो अपराध के बारे में बताइए जो आईपीसी में था बीएनएस में नहीं है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार से आप लोगों का बीएनएस लागू हुआ है। ठीक है, पहले बीएनएस लागू नहीं था, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आईपीसी में ऐसे कौन से दो अपराध थे जो बीएनएस में नहीं है। तो आईपीसी में दो ऐसे अपराध थे, पहला था सेडिशन का जो बीएनएस में नहीं है। ठीक है, दूसरा अपराध था अडल्ट्री का जो बीएनएस में नहीं है। ठीक है, तीसरा अपराध मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं। तीसरा होमोसेक्सुअल था आपका 377 में। ठीक है, उसको भी बीएनएस में से हटा दिया गया है। ठीक है, अब आपको बोलेगा क्या कुछ ऐसे अपराध बताइए जो आईपीसी में नहीं था और बीएनएस में है। ठीक है, कोई दो ऐसे अमेंडमेंट आपसे बताए पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है, पहले वाले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को नहीं डिफाइन किया गया था, इसमें किया गया है। पहले वाले में स्नैचिंग को डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें किया गया है। पहले वाले में आपका टेररिस्ट एक्ट डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें किया गया है। पहले वाले में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का प्रोविजन नहीं था, इस वाले में किया गया है। ठीक है, पहले वाले में कम्युनिटी सर्विस नहीं था, इस वाले में किया गया है। ठीक है, तो आपसे ऐसा सवाल बन सकता है कि आपसे पूछ दे कि भाई पहले वाले में कुछ ऐसे प्रोविजन बताइए जो अब वाले में नहीं है, या आपसे पूछा जाएगा कि पहले वाले में कोई कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो अब वाले में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी सर्विस हो गया। कम्युनिटी सर्विस छठा ये है पनिशमेंट है जो बीएनएस में ऐड किया गया। बीएनएस का मैंने जब आपको बताया था शुरू में कि पहले जो हमारा था वो था ये आईपीसी। ठीक है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड का मतलब कि भाई आपको भारतीय दंड संहिता उसको बोलते थे हिंदी में। ठीक है, तो दंड संहिता का मतलब उसका इरादा था कि आपको दंड दिया जाए। ठीक है, हमने अभी लॉ बनाया है बीएनएस, इसका नाम क्या है पूरा, भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता का मतलब हमारा उद्देश्य न्याय देना है, हमारा उद्देश्य दंड देना बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। तो हमने हमें न्याय देना है, तो अभी तक हमारे पास जो पनिशमेंट था वो 5 ही था। हम आपको जेल भेज सकते थे, हम आपको फाइन लगा सकते थे, ठीक है। हम आपको कोई छोटा मोटा अपराध के लिए कोई सजा दे ही नहीं सकते थे, छोटा मोटा, ठीक है। लेकिन अभी वाले में कर दिया है कम्युनिटी सर्विस का कि भाई कोई भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, छोटा मोटा अपराध किया है, ठीक है, तो आप उसको जेल भेज दोगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, बराबर। हमने ये लॉ बनाया न्याय के लिए, तो हम ऐसे अपराधी को जो फर्स्ट टाइम है, छोटा मोटा अपराध किया है, ठीक है, तो हम उसको कम्युनिटी सर्विस के नाम पे बोलेंगे कि भाई 1 महीना आप जो है पब्लिक सर्वेंट का काम करो, ट्रैफिक हवलदार का काम करो, 1000 पेड़ लगाओ, गरीबों में 1000 गरीब लोगों को खाना खिलाओ, ठीक है। तो सामाजिक सेवा के तौर पर आपको जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है, ऐसा बीएनएस में प्रोविजन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पनिशमेंट फॉर रेप। रेप के लिए पनिशमेंट क्या है, तो देखिए whoever except in the case provided in subsection 2, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 में आपको बता दूं, सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग हिज ड्यूटी अगर कोई रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान अलग है, ठीक है। बाकी के लिए जो पनिशमेंट है वो देखिए, whoever except in the case provided in subsection 2 commit rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to life imprisonment, ठीक है, shall also be liable to fine। तो कोई भी बंदा जो सरकारी अधिकारी नहीं है, हम उसको अगर छोड़ दें तो पनिशमेंट क्या है रेप का, 10 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। यही कोई सरकारी ऑफिसर है तो उसके लिए पनिशमेंट मेरे ख्याल से कम 20 साल है और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल 47, व्हाट इज डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो 7 साल से नीचे का है, ठीक है, और अगर वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस या डिफाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस, ठीक है, जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सके, ठीक है। इस टाइप के ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी, डेकॉइटी, ये सब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। इसका जो पनिशमेंट होता है वो मोर देन 7 ईयर होता है, मतलब 7 साल से ऊपर का होता है और ऐसे अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि भाई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में कौन होगा, मेल होगा, फीमेल होगा और ट्रांसजेंडर होगा। दूसरा है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड, ठीक है। आपके मन में कोई भी अपराध करने की चाह होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब उस गिल्टी माइंड के हिसाब से आपने कोई एक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मेरे मन में है कि मैं राजू को मारूं, तो जब तक मैं चाकू या तलवार नहीं लूंगा तब तक मैं उसको मारूंगा कैसे, ठीक है। तो मुझे वैसा एक्ट तो करना चाहिए ना, तो आपका गिल्टी एक्ट होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ है आपका इंजरी, ठीक है। तो जब तक आपने कोई अपराध किया और आप उस अपराध से किसी को नुकसान न पहुंचा हो तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग, मेरे मन में आया कि मैं राजू को मारूं, मेंसरिया। मैं वहां पे गया, राजू के पास चाकू उठाया, ठीक है, चाकू हाथ में लिया, गिल्टी एक्ट हो गया। लेकिन मैंने राजू के ऊपर कोई वार नहीं किया, उसको इंजरी नहीं पहुंचाया, तो अपराध हुआ क्या, ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट होता है कि सामने वाले को इंजरी होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इंजरी माइंड का हो, बॉडी का हो, रेप्यूटेशन का हो या प्रॉपर्टी का हो, किसी भी तरीके से जब तक आपने इंजरी नहीं पहुंचाया तब तक वो अपराध को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है,
ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट ये 4 चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड में जो होता है ना, वो डिग्री ऑफ इंटेंशन लो होता है, ठीक है, और डिग्री ऑफ कॉजिंग डेथ वो भी लो होता है, ठीक है, तो वो होता है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में आप सडन प्रोवोक नहीं होते, ठीक है, या प्रीमीडिएशन आपका नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर में क्या होता है, मर्डर में इंटेंशन आपका क्लियर होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि आप जो मार रहे हो उससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, ठीक है, और उसमें आपका प्रीमीडिएशन होता है, तो ये माना जाएगा कि आपने मर्डर किया है, ठीक है। तो हर मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में जो होता है तो इंटेंशन कम होता है। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, और किसी ने मुझे उकसाया, ठीक है, उकसाया तो मेरे हाथ में जो भी था मैंने उसके ऊपर दे मारा, ठीक है, तो मेरे हाथ में मान के चलो लाठी था, मैंने उसके सर पे मार दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मेरे लाठी मारने से वो मर जाएगा, मुझे तो वो सडन प्रोवोक किया था, मैंने सोचा मार दूं एक लाठी, ठीक है, तो अगर वो बंदा मर जाता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर मुझे मारने का होता तो मैं तलवार वलवार लेके आता, मैं लाठी लेके क्यों आता भाई, बराबर। तो मैंने जो वेपन यूज किया या मैंने जो अटैक किया उसके ऊपर, तो मुझे पता था कि भाई उससे लाठी से कोई मरने वाला नहीं, ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा, मैंने प्रीमीडिएशन नहीं किया था कि वो बंदा आएगा मैं उससे झगड़ा करूंगा, लाठी साइड में रखूंगा और फिर कूट दूंगा, ऐसा भी नहीं था, उसने मुझे सडन प्रोवोक किया और मैंने रिएक्ट किया, तो मैंने जो अभिकारित किया वो कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। और मर्डर का मैं एग्जांपल बताऊं, मुझे राम को मारना है, राजू को मारना है, श्याम को मारना है, या रोहन को मारना है, तो मैं जाऊंगा, चाकू लूंगा, 2-4 बार घुसेड़ दूंगा उसके पेट में, मर गया, मेरा इंटेंशन क्लियर था, उसको मारना है, बराबर। या मुझे किसी को मारना है, मैंने बंदूक लिया, उसके घर पे गया, उसको ठोक दिया, मर्डर, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा प्रीमीडिएशन है, मैं उसको मारने का ख्याल रखा, बंदूक लिया, उसके घर पे गया, पूरी तैयारी हुई, बराबर, इंटेंशन था कि उसको मार देना है, मैंने उसको मार दिया, तो ये क्या है, मर्डर है, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो है एक 3 लाइन है। सबसे पहला लाइन क्या है कि भाई डिग्री ऑफ इंटेंशन जो होता है कल्पेबल होमिसाइड में वो लो होता है, ठीक है, और जो आपने अटैक किया या जो आपने एक्शन किया, ठीक है, उससे आपको पता है कि डिग्री ऑफ डेथ का जो चांसेस है वो बहुत लो है, ठीक है। तो ये भी जो है कल्पेबल होमिसाइड के तरफ इशारा करता है, और कल्पेबल होमिसाइड में जो है प्रीमीडिएशन नहीं होता, ठीक है, उसमें सडन प्रोवोकेशन हो सकता है, ठीक है, या हीट एंड पैशन में आपने आके कुछ कर दिया, तो ये जो है कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ठीक है। जबकि मर्डर में प्रीमीडिएशन होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, और आपने सीधा, आपको पता है कि आप गोली चलाओगे तो वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है, आपको जो है आपके एक्शन पे पूरा भरोसा था कि उससे कॉज होगा ही डेथ, तो ये मर्डर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि पनिशमेंट जो है हमारे बीएनएस के अंदर 6 तरीके का है, ठीक है। 6 तरीके का कौन कौन सा है, पहला है डेथ पेनल्टी, दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट जिसमें आपको सिंपल और रिगरस दिया जा सकता है, चौथा है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है आपका फाइन, और छठा है आपका कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। 6 तरीके का पनिशमेंट हमारे बीएनएस में है, और हमारे सीआरपीसी में बीएनएसएस में 6 तरीके का कोर्ट भी है, ठीक है। अब कोर्ट कौन कौन सा है तो वो देखिए, सबसे पहला है हमारे भारत में सबसे नंबर 1 पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा हाई कोर्ट, दूसरा है हमारा हाई कोर्ट,
तीसरा है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा चौथा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। पांचवा है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। छठा है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। ये मुख्य 6 कोर्ट हैं हमारे भारत में। वैसे 7वां है, लेकिन 7वां कोर्ट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोलते हैं उसको। जैसे डीएम, डीसीपी, जो बड़े बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं ना, वो किसी को डिटेन करके रख सकते हैं, बाकी उसको सजा नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो उसको हम नहीं डील कर रहे हैं। मेजरली 6 तरीके का कोर्ट होता है। अब देखिए, सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारत के अंदर कितने तरीके का पनिशमेंट है? 6 तरीके का, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। सुप्रीम कोर्ट 6 तरीके के पनिशमेंट को दे सकता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास भी 6 तरीके के पनिशमेंट को देने का अधिकार है। 6 तरीके का मतलब हमारे भारत में 6 तरीके का ही पनिशमेंट है, ठीक है। तो वो 6 दे सकता है। कौन? हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट के पास भी 6 तरीके का पनिशमेंट देने का अधिकार है, बस इनके पास डेथ पेनल्टी के समय पर हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। सेशन कोर्ट भी ये 6 तरीके का जो पनिशमेंट है वो दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेथ पेनल्टी के केस में उनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा, ठीक है, कि सर मैं भी इस आदमी को डेथ पेनल्टी दे रहा हूं, आप थोड़ा कंफर्म कर दो। तो जैसे ही वो उन्होंने परमिशन दे दिया, आप जो है डेथ पेनल्टी के लिए साइन कर सकते हो कि हाँ भाई तुमको डेथ पेनल्टी दिया जाता है, ठीक है। बाद में वो जा सकता है हाई कोर्ट में, अपील में, वो अलग चीज है। लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है डेथ पेनल्टी का, विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, चौथे रैंक का जो मैंने आपको बताया था। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है 7 साल तक का जेल टर्म देने का अधिकार, ठीक है, 7 साल तक का, ठीक है। इसके बाद है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बोरीवली कोर्ट में, अंधेरी कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में, जो भी कोर्ट है हमारा ये तीनों, वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही बैठते हैं, ठीक है, 99%। उनका एक लीडर होता है जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसका अभी मैंने बताया था 7 साल तक का वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास के पास जो है 3 साल तक का सजा देने का अधिकार है, 3 साल तक का सजा। और ये फाइन कितना तक लगा सकते हैं? 50,000 तक, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 50,000 तक का फाइन लगा सकता है और 3 साल तक का जेल भेज सकता है, ठीक है। लास्ट है आपका छठा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इनके पास 1 साल तक का सजा देने का अधिकार है, ठीक है, 1 साल तक का सजा देने का अधिकार है और इनके पास 10,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 50,000 तक का जुर्माना का अधिकार है, ये पहले 10,000 तक का ही था आईपीसी में, ठीक है। इसको बढ़ा करके 50,000 तक का कर दिया गया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पहले जमाने में जो आईपीसी था उसमें 5,000 तक का जुर्माना था, उसको बढ़ा के अभी 10,000 कर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 6 पनिशमेंट बताए और 6 कोर्ट के पावर बताए। अब आपके सवाल पे आते हैं विजेता मैडम। देखिए, कोई कोर्ट जो है किसी मामले में मान के चलिए फाइन लगाया, ठीक है, तो फाइन के केस में क्या होता है, अमाउंट डिसाइड किया गया है बीएनएस में कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है, तो उसमें आप पहले देखोगे कि भाई उसका फाइन क्या है, ठीक है। सिर्फ फाइन लगा है तो मान के चलो मैंने चोरी किया, थेफ्ट का जो है कारित किया, किसी का घर ही चोरी कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने घर ही चोरी किया तो कोर्ट में मुझे बुलाया गया, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि घर ही चोरी के लिए क्या है इसको जेल भेजने का, ठीक है, चलो फाइन लगा दो। कोर्ट ने मेरे ऊपर 10,000 का फाइन लगाया, ठीक है। अब मैं इतना गरीब हूं कि मैं 10,000 फाइन नहीं भर सकता, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। तो हमारे बीएनएस में जब आप पढ़ोगे तो उसमें प्रावधान किया गया है सेक्शन 8 में, ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर जिसके ऊपर फाइन लगाया जाता है,
अगर वो फाइन 5,000 से कम का है, ठीक है, तो उसको 2 महीना तक जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर 10,000 तक का जुर्माना लगाया गया है, सिर्फ जुर्माना, ठीक है, जेल वेल का कोई प्रावधान नहीं, उसमें सिर्फ जुर्माना लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको अगर 10,000 तक का जुर्माना है तो 4 महीने तक का जेल हो सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है 4 महीना ही दे। कोर्ट को अगर लगेगा कि नहीं 10 दिन का देना है तो वो 10 दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दिया है 4 महीना, मिनिमम दिया है क्या कि कोर्ट 1 महीना से कम नहीं लगा सकता, नहीं ना, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम। इनका इसका मतलब है कि कोर्ट के डिस्क्रिएशन के ऊपर है, ठीक है। 2 महीने से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन कम की बारी बात आएगी तो कोर्ट 1 दिन का भी दे सकता है, लेकिन कम का कोई प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि 5,000 तक का जुर्माना है तो 2 महीने तक का जेल होगा, तो ये जरूरी नहीं है 2 महीना दे। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं अपराध बहुत छोटा है, 2 दिन का काफी है, तो 2 दिन का भी दे सकता है। जब आप जाओगे ना, एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ आपको, अंधेरी जाओगे तो रेलवे कोर्ट है, कोर्ट नंबर 44 फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो आप वहां पे जाओगे ना तो रेलवे का जो भी अपराधी होता है, अपराधी का मतलब कोई फर्स्ट क्लास में बैठ गया या कोई मालगाड़ी में बैठ गया जिधर सामान रखते हैं, बराबर, या कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस किया, तो इस समय जब आप देखोगे तो वहां पे फाइन लगाया हुआ है 10,000 का, 5,000 का, 1,000 का, ठीक है। तो मान के चलो किसी अपराध, जैसे आप एसी डब्बे में बैठ गए, ठीक है, तो उसमें ये जो है पनिशमेंट है 1,000 तक का फाइन, ठीक है। तो अगर आप 1,000 नहीं भरोगे तो कोर्ट में सीधा बोला जाएगा कि देखिए आपके ऊपर 1,000 का जुर्माना लगाया जाता है, अगर आप 1,000 नहीं भर पाओगे तो आपको 3 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको सामने से बताया जाता है। तो ये क्या है, कोर्ट के डिस्क्रिएशन के ऊपर है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई 3,000 जो है 5,000 के अंदर है, 2 महीना जेल भेज सकता है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करता है, उनको भी मालूम है कि भाई कोई अपराध किया है तो मजबूरी में ही किया होगा, ठीक है, ऐसा। तो 5,000 तक का जुर्माना है तो 2 महीने तक का जेल, 10,000 तक का जुर्माना है तो 4 महीने तक का जेल, ठीक है, और 10,000 से ऊपर है तो उस केस में जो है 1 साल तक का जेल भेजा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब 1 साल तक मैक्सिमम है तो उसमें कुछ भी दे सकते हैं कोर्ट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ फाइन के लिए हो गया। अब मान के चलो किसी अपराध में कोर्ट ने जेल भी भेजा, मतलब सेंटेंस भी दिया है, इम्प्रिजनमेंट भी दिया है, और उसके साथ जो है फाइन लगा दिया है, ठीक है। अब वो इम्प्रिजनमेंट के साथ वो वाला जो फाइन था वो नहीं भर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ठीक है, उस अपराध में जो मैक्सिमम होगा उसका 1/4 जो है उस फाइन के बदले उसको जोड़ दिया जाएगा। हमेशा याद रखना, उसको जो मिला है उसका 1/4 नहीं, उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम होगा उसका 1/4 उसको ऐड करके मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने चोरी किया तो चोरी में 3 साल तक का जुर्म फाइन है, मतलब जेल टर्म है, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने मुझे 6 महीने का ही दिया था, ठीक है, और मुझे 10,000 का जुर्माना लगाया था। अब मैं 10,000 नहीं भर पा रहा हूँ, एग्जाम्पल फॉर, तो 1/4 मुझे मैक्सिमम का मिलेगा। तो जब आप थेफ्ट का पढ़ोगे, चोरी का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल है, तो 3 साल का 1/4 कितना होगा, 9 महीना। तो मेरे 6 महीने में 9 महीना जुड़ जाएगा, मेरे को पनिशमेंट जो मिलेगा वो 15 महीने का मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई मसला डाउट?